नमस्कार साथियों, सफलता की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ अश्विनी भारद्वाज और हम बात करते हैं आज भाषा के बारे में। और बात हमारी चल रही थी इससे पहली वाली क्लास में कि भाषा को हमने जाना था कि भारतीय आर्य भाषा को हम पढ़ रहे थे और भारतीय आर्य भाषा में हमने पढ़ा था कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा होती है और उसके बाद हमने जाना था कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा भी होती है और एक और होती है जो वर्तमान में है जिसका नाम है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तो मैं आपको अवगत करा दूं कि कल हमने जिसको पढ़ा था वह थी हमारी भारतीय आर्य भाषा। और भारतीय आर्य भाषा में हमने जो जाना, भारतीय आर्य भाषा में हमने जिस बात को जाना उस बात को हमने कैसे जाना कि इसके हमने 3 भाग किए। 3 भागों में पहला जो भाग था उसका नाम क्या था? उसका नाम था मेरे भाई प्राचीन भारतीय। कौन सा नाम था साहब? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। ये किसका नाम था? पहली वाली भारतीय आर्य भाषा का, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। लेकिन फिर मैंने इसके साथ मैंने जो समय का रूप बताया, मैंने समय बताया आपके लिए। समय क्या बताया साहब? इसका जो समय बताया, मैंने कहा कि इसका जो समय था कि 1500 ईसा पूर्व से, कब से साहब? 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय है वह किसका है? तो आपने कहा कि ये प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का है। फिर इसके बाद मैंने इसको समय को 1000 साल के अंतर्गत बांटा। कैसे 1000 साल? 1000 साल का मतलब है कि भाई 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का समय कितने समय रहा? तो आप कहेंगे साहब 1000 साल तक चला। और इन 1000 साल को मैंने कहा था कि 500 भाग में बांट दिया जाए। तो ये पहली 500 साल हुई, तो दूसरा 500 साल का समय इधर रहा। अब मैंने आपसे एक और प्रश्न किया था, तभी मैंने पूछा कि बताओ इस समय जो भाषा बोली गई, तो आपने कहा था संस्कृत बोली जाती है। बिल्कुल बोली जाती है, लेकिन मुझे बताओ मेरे भाई संस्कृत कितने प्रकार की होती है? संस्कृत के जो प्रकार होते हैं वो 2 होते हैं। कौन कौन सी संस्कृत होती है? तो आपको जवाब देना चाहिए था कि संस्कृत जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। कौन सी संस्कृत? वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अब मैं बात करूं कि भाई पहली 500 साल में कौन सी संस्कृत बोली गई और दूसरी 500 साल में कौन सी संस्कृत बोली गई, तो उससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि इनका समय क्या रहा होगा। समय मतलब अगर इस 500 साल का समय रहा होगा तो कब से कब तक? तो आप कहेंगे 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से कब तक? 1000 ईसा पूर्व तक जो समय रहा होगा वो इस वाली का समय रहा होगा। और इस 500 साल का समय 1000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर 500 ईसा पूर्व तक रहा। 500 ईसा पूर्व तक रहा। अब मैं आपसे पूछूं भाई ये बताओ, इस वाली 500 साल में कौन सी संस्कृत प्रयोग में आई और इस वाली 500 साल में कौन सी संस्कृत प्रयोग में आई? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए मेरे भाई? आपका जवाब होना चाहिए कि पहली 500 साल में जो संस्कृत प्रयोग में आई उसका नाम था वैदिक संस्कृत। क्या नाम था? वैदिक संस्कृत। और इसके बाद मैंने आपसे कहा कि भाई दूसरी 500 साल में जो भाषा प्रयोग में आई उसका नाम क्या था? तो आपका उत्तर होना चाहिए कि उसका नाम था मेरे भाई लौकिक संस्कृत। क्या नाम था? लौकिक संस्कृत। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बताओ क्या वैदिक संस्कृत का कोई अन्य नाम भी है? बिल्कुल साहब, अन्य नाम भी है जिसे हम क्या बोलते हैं? अलौकिक। अलौकिक मतलब जो लोक में ना हो, अर्थात ऐसे कहें कि अलौकिक संस्कृत जो केवल और केवल वेदों में प्रयोग की जाए। लोक मतलब जगत संसार में हम जो विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ते हैं उसमें प्रयोग ना की जाए, केवल और केवल वेदों में जिसका प्रयोग किया जा रहा है वह वैदिक या अलौकिक है। बाकी हम जो जिसमें पढ़ते हैं विद्यालय महाविद्यालय वो हमारी कौन सी होती है? लौकिक होती है। इसके बाद मैंने ये भी कहा था कि ये तो हमारा हो गया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय। इसके बाद अब चर्चा में लूं तो दूसरा मैंने आपको समय बताया। दूसरा समय क्या बताया? मैंने आपसे कहा था कि दूसरा जो समय था, दूसरा समय किसका था भाई? मध्यकालीन। और मैं इसी को लेकर कल चर्चा में कर रहा था कि मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा,
मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? मैंने कल आपको बताया है, जल्दी बताओ भाई। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या रहा होगा? जल्दी सोचो, विचार करो कि इसका समय क्या रहा होगा। बताया था ना मैंने कल, मैंने कहा था कि इसका जो समय रहा इसका जो समय रहा वो क्या रहा? तो आपका उत्तर होना चाहिए 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर, 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर कब तक चला साहब? ये चला आपका 1000 ईस्वी तक। कब तक चला साहब? 1000 ईस्वी तक। फिर इसके बाद मैंने कहा, अच्छा मुझे एक बात बताओ, जिस प्रकार से हमने अभी देखो इसको बांटा था ना, कितने साल में भाई? 1500 से लेके 500 ईसा पूर्व तक हम गए, कितना समय लगा? 1000 साल। तो मुझे बताओ मेरे भाई, क्या इसमें आप समय बता सकते हो कितना समय लगा होगा? बता सकते हैं ना? कैसे? अरे भाई 500 ईसा पूर्व से, 500 ईसा पूर्व से पहले जीरो तक आओगे, कितना समय लगेगा? 500 साल लगेंगे। फिर जीरो मतलब एक से प्रारंभ होके कहां तक? ईस्वी 1000 ईस्वी तक जाओगे, कितना समय हो गया? 1000 प्लस 500 बराबर 1500 साल। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास 1500 साल हैं? मेरे पास कितनी साल है साहब? 1500 साल हैं। इन 1500 साल को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, मैंने 3 भागों में बांट दिया इसको कि भाई पहली 500 साल ये होगी आपकी पहली 500 साल, ये होगी आपकी दूसरी 500 साल। कौन सी साल हो गई? दूसरी 500 साल। ये होगी आपकी तीसरी 500 साल। कौन सी साल? ये तीसरी 500 साल। फिर मैंने कहा कि पहली दूसरी तीसरी 500 साल होंगी, क्या इनका भी समय रहा होगा? बिल्कुल समय रहा होगा। अरे भाई 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर के कब तक चला साहब? आप कहेंगे ये समय चला होगा जीरो तक। अरे जीरो ना कह के क्या मैं एक कह दूं तो आप समझ पाएंगे? जीरो ना कह के मैं 500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व से लेके 1 ईस्वी कह दूं तो आप समझ पाएंगे कि हाँ मेरी 500 साल लगभग पूरी होगी होंगी। फिर मैंने कहा भाई इस 500 साल का समय क्या रहा होगा? आप कहेंगे साहब एक से प्रारंभ करो, 1 ईस्वी से मैंने प्रारंभ किया और कब तक चला? 500 ईस्वी तक चला, 500 ईस्वी तक। फिर मैंने कहा कि इस 500 साल का समय क्या रहा होगा? तो आप कहेंगे 500 ईस्वी से प्रारंभ हुआ होगा ये समय और कब तक चला? तो आप कहेंगे ये जो समय चला ये आपका चला 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक जो समय चला वो किसका चला? तीसरी 500 साल का। अब आपके मन में फिर से एक प्रश्न बन रहा होगा, जिस प्रकार से मैंने कल आपको प्रश्न पूछा, मैंने आपसे कल प्रश्न पूछा था कौन सा, कि जब मैंने एक बार बांट दिया, देखो एक बार देखो, जब मैंने एक बार बता दिया कि 1500 से 500 तक यहां तक जो समय चला वो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय चला, तो मैंने इसको 2 भागों में क्यों बांटा? तो आपको पता चल गया होगा 2 भागों में बांटने का कारण ये था कि जिससे हम ये जान सकें कि वैदिक संस्कृत का समय क्या रहा और लौकिक संस्कृत का समय क्या रहा। इसीलिए इस वाले भाग को भी मैंने 3 भागों में बांटा है। इसका मतलब यहां पर भी कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा। बात समझ पा रहे हैं ना भाई? अब देखो, अब आपसे पूछा जाए कि साहब इसमें क्या क्या रहा, तो समझो आपका उत्तर क्या होना चाहिए। देखो पहली 500 साल में 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक जो भाषा प्रचलन में रही उसका नाम क्या है? पाली भाषा। कौन सी भाषा थी साहब? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच में जो प्रचलन में रही उस भाषा का नाम क्या है मेरे भाई? प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा। इसके बाद मैंने कहा कि 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक जो प्रचलन में रही उसका नाम क्या था? तो आपका उत्तर होना चाहिए अपभ्रंश भाषा। कौन सी भाषा साहब? अपभ्रंश भाषा। अपभ्रंश भाषा तीसरी 500 साल के प्रचलन में रही। लेकिन अभी यहां तक थोड़ी ना रुकना है, अभी तो और आगे बढ़ना है। आगे कैसे बढ़ना है? देखो साहब, मैं आपसे पूछूं कि ये जो पाली भाषा है, ये जो पाली भाषा है, इसका संबंध, इसका जो संबंध है वह किस धर्म से है, ये आपको बताना है। आपको ये भी बताना है कि इस प्राकृत भाषा का, इस प्राकृत भाषा का जो संबंध है, इस प्राकृत भाषा का जो संबंध है वह किस धर्म से है, ये भी आपको बताना है। तो पहले पाली भाषा का संबंध कौन से धर्म से है? तो आपका उत्तर होगा इसका संबंध साहब बौद्ध धर्म से है। किस धर्म से है साहब? बौद्ध धर्म से जिसका संबंध है उस भाषा का नाम क्या है मेरे भाई? पाली भाषा। इसके बाद मैंने कहा कि प्राकृत भाषा का संबंध किस धर्म से है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर होना चाहिए जैन धर्म से। जैन धर्म के जितने साहित्य वगैरह लिखे गए हैं, आगम वगैरह, वो सब किस में लिखे गए हैं? इसके प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं।
और अपभ्रंश की बात की जाए तो मैं आपको अवगत करा दूं अभी कि अपभ्रंश के हम आगे कुछ भेदों को पढ़ेंगे और उन भेदों का अध्ययन हम आगे करेंगे तो हम जानेंगे कि इसके कितने भेद होते हैं और किस व्यक्ति के अनुसार कितने भेद माने गए, देखते हैं आगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि बताओ साहब पाली भाषा का समय क्या रहा, ऐसे आपसे प्रश्न आ जाए, या फिर ऐसे प्रश्न पूछ ले बताओ बौद्ध धर्म की भाषा कौन सी रही, या जैन धर्म की भाषा कौन सी रही, या अपभ्रंश भाषा का समय क्या रहा, तो आपका उत्तर क्या होगा 500 ईस्वी से प्रारंभ होकर अपभ्रंश का समय क्या रहा, 500 ईस्वी से प्रारंभ होकर कब तक 1000 ईस्वी तक जो समय चला वो किसका चला था, अपभ्रंश भाषा का। इतनी बात समझ में आ गई, चले सब आगे। अब देखते हैं आगे। देखो मैं आपसे ये कहूं, कुछ इस प्रकार कहूं कि भाई एक बात बताओ, मैंने अभी आपको इतनी सारी भाषाएं पढ़ाई, इतनी सारी भाषाओं के बारे में बताया, इसमें एक भाग जो था ये मध्यकालीन वाला भाग था। कौन सा? मध्यकालीन। देखो ये कौन सा हो गया, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसके बाद कौन सी आ गई, इसके बाद कौन सी आ गई, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कौन सा है, तीसरा भाग कौन सा है, तीसरा जो भाग है वह है कौन सा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। तीसरा जो भाग है वह कौन सा है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। अब मुझे एक बात बताओ, बहुत आराम से बताना मुझे, कि आराम से सोचना कि क्या ये इसमें हिंदी बोली आती होगी, बिल्कुल बोली आती होगी, क्यों वर्तमान का समय और हिंदी प्रचलन में है, इसका मतलब यह है कि हिंदी का समय यहीं से आया होगा भाई। अब मुझे बताओ कि अगर हिंदी का समय यहाँ से आया है, हिंदी का समय यहाँ से आया है, तो पहले इसका समय बता दो पहले मुझे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है। तो आप कहेंगे साहब उसका, देखो इस वाले का अंत कहाँ तक हुआ, 1000 पे अंत हो गया, तो अगला कौन सा आया भाई, 1000 से प्रारंभ हो गया होगा ना, 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर और अब तक चल रहा है। इसका मतलब मैं क्या ये कहूं कि भाई अब तक जो समय है वो किसका है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का जो समय है वो अब तक चल रहा है। अब मैं आपसे ये कहूं भाई इसमें क्या रहा, इसमें कैसे कैसे विभाजन हुआ, तो इस बात को भली भांति समझे आप कि ये जो है अपने दो भागों में बटी, एक जिसका नाम था हिंदी, एक जिसका नाम था हिंदी, और दूसरा जो भाग था उसका नाम हो गया हिंदी तर। हिंदी तर। अब हिंदी तर क्या होता है भाई, हिंदी तो समझ में आ रहा है, लेकिन हिंदी तर क्या होता है इसको भी अब समझते हैं। देखो हिंदी तर क्या होता है, हिंदी शब्द जो है, हिंदी तर शब्द जो है, हिंदी तर इसमें दो शब्द हैं, एक शब्द है हिंदी, एक शब्द क्या है मेरे भाई हिंदी, और दूसरा शब्द है इतर। इतर का मतलब क्या होता है, इतर का मतलब होता है अलग। इसका मतलब ये हो गया, इसका अर्थ निकलने लगा कि हिंदी से अलग, हिंदी से अलग जो भी भाषाएं थी वो किस में रही, हिंदी तर में, और जो भाषाएं हिंदी थी वह कौन सी आ गई, हिंदी में आ गई। इसका मतलब हमने जाना बाद में कि वह भाषाएं जो हिंदी हैं वो तो हिंदी में रहेंगी, और वह भाषाएं जो हिंदी में नहीं हैं वो किस में रहेंगी, आपकी हिंदी तर में रहेंगी। अगर मैं आपसे ये कहूं भाई हिंदी तर में कौन कौन सी भाषाएं, तो आपका उत्तर होना चाहिए, देखो भाई हिंदी तर में क्या बांग्ला आती है, नहीं, हिंदी में आती है बांग्ला नहीं, हिंदी तर में आती है। इसके बाद अगर मैं कहूं उड़िया, उड़िया क्या है, इसकी भाषा है, हिंदी तर की भाषा है साहब। और मैंने कहा असमिया किसकी भाषा है, बिल्कुल साहब इसी की भाषा है। मैंने कहा मराठी किसकी है, आप कहेंगे ये भी साहब इसी की है, मराठी। अब मुझे एक बात बताओ, ये सभी भाषाएं किसकी हो गई, हिंदी तर की। तो मैंने कहा हिंदी में कौन सी रहेंगी, भाई हिंदी तो हिंदी है, लेकिन हिंदी के 3 स्वरूपों की हम चर्चा करेंगे। देखो कभी भी किसी भी भाषा का विकास हो, एक तो आरंभिक समय रहा होगा, जब उसका विकास हुआ तो एक तो स्टार्टिंग का समय रहा, एक बीच का भी समय रहा होगा, और एक वर्तमान का। इसका मतलब यह है कि हिंदी के 3 रूप निकल के सामने आए। कौन कौन से रूप निकल के सामने आए, एक तो था प्राचीन हिंदी। कौन सी हिंदी साहब, प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी था। प्राचीन हिंदी के बाद मैंने कहा दूसरी हिंदी कौन सी थी, तो आप कहेंगे मध्य हिंदी या मध्यकालीन हिंदी, मध्य हिंदी। उसके बाद मैंने कहा भाई एक और हिंदी आ गई क्या, बिल्कुल साहब, वर्तमान में जो हिंदी चल रही है वो कौन सी है, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी का समय कब से माना जाता है, 1850, अर्थात भारतेंदु युग से इसका आरंभ माना जाता है आधुनिक हिंदी का। इतनी बात क्लियर है। हमने 3 भाषा में कौन सा, भारतीय आर्य भाषा के 3 भागों का अध्ययन किया। पहला कौन सा था, पहला था आपका प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। देखो एक बार निगाह डाल लीजिए, देखो साहब भारतीय आर्य भाषा को 3 भागों में बांटा, उसमें पहला था आपका कौन सा, पहला नंबर का जो था वो कौन सा था आपका, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय क्या रहा, 1500 ईसा पूर्व से 1000
और 1000 से लेके 500, अर्थात डायरेक्ट कहें तो 1500 से 500, क्योंकि 1000 तक कौन सा रहा वैदिक का, 1500 से 1000 तक समय किसका रहा वैदिक संस्कृत का, और 1000 से 500 किसका रहा कौन सा लौकिक संस्कृत का। इसके बाद अगर बात की जाए कि दूसरे नंबर का कौन सा आया, तो आप कहेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसका समय कब से कब तक, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा वो किसका रहा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय रहा। अगर मैं बात करूं भाई कितने साल समय ना, तो भाई यहां से यहां तक आने में 1500 साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं, 1500 साल। 1500 साल को, 15 सालों को मैंने 3 भागों में बांट दिया। कौन कौन से, पहली 5 साल, दूसरी 5 साल और तीसरी 5 साल। मैंने कहा कि पहली 500 साल का समय क्या रहा, आप कहेंगे साहब 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ और 1 ईस्वी तक, मतलब 0 तक चला होगा। अरे 0 ना गए तो 1 तक तो समझ पाओगे ना, बिल्कुल समझ पाएंगे साहब, क्योंकि 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का समय चला, लगभग 500 साल ही हो गई। और 1 ईस्वी से प्रारंभ होगा, 500 ईस्वी तक जो समय चला वो किसका समय चला, फिर दूसरी 5 साल का, और तीसरी 5 साल का समय हो गया 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय था वो किसका था, तीसरी 500 साल का समय था। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि पहली 5 साल में जो भाषा आई उसका नाम क्या था, पाली। दूसरी 5 साल में जो भाषा आई उसका नाम था प्राकृत, और तीसरी 5 साल में जो भाषा प्रचलन में रही उसका नाम क्या था, अपभ्रंश। क्या नाम था, अपभ्रंश भाषा थी। और अगर पूछा जाए कि पाली का संबंध किस धर्म से है, तो आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। प्राकृत का संबंध किस धर्म से, तो आपका उत्तर होगा जैन धर्म से। इसके बाद अगर बात की जाए तो फिर मैंने कहा कि आधुनिक भारतीय आर्य भाषा तीसरे नंबर की, जो 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1000 ईस्वी से प्रारंभ होकर अब तक चली। अगर मैं आपसे कहूं भाई कितने भागों में बांटा इसको, कितने भागों में बांटा इसको, तो 2 भागों में, एक हिंदी और एक हिंदी दर। हिंदी तो सुना है साहब, बिल्कुल। प्राचीन हिंदी बट गई, मध्य हिंदी और आधुनिक हिंदी, 3 भागों में बटी। इसके बाद हिंदी दर, हिंदी प्लस इतर। इतर का मतलब होता है मेरे भाई अलग। इतर का मतलब क्या होता है, अलग। अर्थात हिंदी से जो अलग है, हिंदी से जो अलग है वो क्या है, आपका हिंदी तर है। उसमें कौन कौन सी भाषाएं, जैसे बांग्ला है, उड़िया, असमिया है, आप मराठी, मतलब ऐसी सभी भाषाएं जो हिंदी में नहीं है, हिंदी नहीं है, वो सभी क्या है आपकी हिंदी तर भाषाएं। इतनी बात क्लियर है। चलें सब आगे। यहां तक किसी का अगर कोई प्रश्न बन रहा हो, किसी के मस्तकों पर अगर कोई भ्रमण कर रहा हो प्रश्न, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको बखूबी जवाब दे दिया जाएगा। देखो साहब, मैंने पूछा, अब आपका प्रश्न जो बन रहा है वो ये बनने जा रहा है कि भाषा का विकास क्रम। इस बात को समझना, भाषा का विकास क्रम, भाषा का जो विकास क्रम है वो कैसे कैसे है। अब मुझे आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको पता है, मैंने इतना पढ़ा दिया आपको कि सबसे पहले कौन सी भाषा आई, उसके बाद कौन सी भाषा आई। इन सभी भाषाओं को क्रम वाइज लगाना। आपको क्रम में कैसे लगाएंगे, देखो क्रम में अगर हम लगाएं तो कैसे लगाएंगे साहब, देखो एक बार मैंने कहा सबसे पहले कौन सी भाषा आई, आप कहेंगे साहब सबसे पहले जो भाषा आई उसका नाम था संस्कृत। संस्कृत था, बिल्कुल था। अब आपको ये नहीं जानना कि वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत आप पढ़ चुके हैं विस्तार से। मुझे बताओ संस्कृत भाषा के बाद कौन सी आई, आप कहेंगे साहब इसके बाद जो भाषा आई उसका नाम था पाली। क्या नाम था, पाली। पाली के बाद जो भाषा आई उसका नाम क्या था मेरे भाई, प्राकृत। क्या नाम था, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के बाद जो प्रचलन में आई उस भाषा का नाम क्या था, अपभ्रंश। क्या नाम था मेरे भाई, अपभ्रंश नाम था। अपभ्रंश के बाद अगर बात की जाए, अपभ्रंश के बाद जो भाषा प्रचलन में आई जिसे हम क्या बोलते हैं, अवहट्ट। अवहट्ट भी बोल सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अवहट्ठ। अवहट्ठ, टा के नीचे हलन लगा दो, या फिर ठा को नीचे रख दो। देखो अब मैं आपसे कहूं इसके बाद कौन सी आई, तो आप कहेंगे साहब स्टार्टिंग समय रहा होगा प्रारंभिक हिंदी का। प्रारंभिक हिंदी कहो, प्रारंभिक हिंदी कहो, या फिर क्या कहें, प्राचीन, प्रारंभिक हिंदी, या फिर प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी कहो या फिर प्रारंभिक हिंदी कहो। इसके बाद कौन सी भाषा आई साहब, इसके बाद मध्य हिंदी रही होगी। अरे रही होगी ना, मैंने आपको भी बताया था कि प्राचीन हिंदी के बाद कौन सी हिंदी आई, तो आप कहेंगे साहब मध्य हिंदी आई। इसके बाद कौन सी हिंदी आई, आप कहेंगे साहब इसके बाद जो हिंदी आई उसका नाम था आधुनिक हिंदी। कौन सी हिंदी है साहब, आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी अभी वर्तमान में चल रही है, आधुनिक हिंदी चल रही है। आधुनिक हिंदी में भी किसका समय चल रहा है, नई कविता का समय चल रहा है वर्तमान में। अगर आपसे बात की जाए, आपसे पूछा जाए कि इतनी बात तो आप समझ पा रहे होंगे, देखो एक बार मैं आपको बता दूं। देखो सबसे पहले कौन सी होगी, तो सबसे पहले कौन सी आएगी, संस्कृत
ये सब संस्कृत का समय है ना। संस्कृत के बाद कौन सी आई है? पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश। अब आप सोच रहे होंगे अपभ्रंश के बाद आपने डायरेक्ट ये पढ़ा दी, अभट्ट के बारे में बताया नहीं। हाँ, संक्रमणकालीन भाषा है, इसके बारे में अभी आपको अवश्य बताऊंगा इनके बारे में होता क्या है, इन सभी भाषाओं का समय क्या है। देखो मैं समय आपको अवगत करा दूं और आपके मन में केवल उत्तर आना चाहिए कि बताओ। आप कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं, नोट्स वोट कुछ नहीं देखना आपको, जो आपने लिखा है आपको केवल इतना ध्यान देना है कि बताओ संस्कृत का समय क्या रहा। आप कहेंगे 1500। केवल रिवीजन करा रहा हूं इसमें, केवल इस बात का कि यहां से यहां तक जितनी भाषाएं हुई हैं उनका समय क्या रहा, क्योंकि अपभ्रंश तक का समय डाल दिया, लेकिन आगे का समय अभी मैंने नहीं बताया। अभी बताता हूं। देखो मैंने कहा 1500 ईसा पूर्व से, 1500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर कब तक चला था? 500 ईसा पूर्व। 500 ईसा पूर्व तक जो समय चला वो किसका समय चला? आप कहेंगे किसका? संस्कृत भाषा का। पाली जो भाषा थी, पाली भाषा का समय क्या रहा? तो आप कहेंगे 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर, 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ होकर कब तक चला? 1 ईस्वी तक जो समय चला वो किसका समय चला? पाली भाषा का। पाली भाषा की बात अगर बात की जाए, प्राकृत भाषा का समय क्या रहा? तो आप कहेंगे 1 ईस्वी से प्रारंभ होकर 500 ईस्वी तक का जो समय चला, 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक का जो समय चला वो किसका समय चला? तो आप कहेंगे साहब ये जो समय चला प्राकृत भाषा का रहा। और अपभ्रंश भाषा का समय क्या रहा? तो आप कहेंगे 500 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1000 ईस्वी तक का जो समय रहा वो किसका समय रहा? अपभ्रंश भाषा का। किसका समय रहा? अपभ्रंश भाषा का। बात की है साहब अवहट्ट भाषा का समय क्या रहा? बिल्कुल जानते हैं साहब, अवहट्ट भाषा का जो समय रहा वह रहा 900 ईस्वी से प्रारंभ होकर, 900 ईस्वी से प्रारंभ होकर कब तक चला साहब? 1100 ईस्वी तक जो समय चला वो किसका समय चला? आप कहेंगे अवहट्ट भाषा का। इसके बाद अगर बात की जाए प्रारंभिक हिंदी का समय, तो आप कहेंगे प्रारंभिक हिंदी 1100 से प्रारंभ हुई होगी ना, फिर तुम 1100 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1400 ईस्वी तक जो समय चला वो किसका चला था? वह चला प्रारंभिक या प्राचीन हिंदी का। मध्य हिंदी की अगर बात की जाए, मध्य हिंदी का समय क्या रहा? आप कहेंगे 1400 से प्रारंभ होकर, 1400 ईस्वी से प्रारंभ होकर कब तक चला साहब? 1850 ईस्वी, 1850 ईस्वी तक का जो समय चला वो मध्य हिंदी का चला। और आधुनिक हिंदी की बात की जाए, किसकी बात की जाए साहब? आधुनिक हिंदी की, तो मैं आपको अवगत करा दूं कि आधुनिक हिंदी का जो समय चला वह चला 1850 ईस्वी से प्रारंभ होकर और अब तक समय चल ही रहा है, अब तक कहना ही उचित होगा इसको। देखो इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मैंने आपको केवल अभी समय के बारे में बताया, लेकिन यहाँ से प्रश्न कैसे बनेंगे इस प्रश्न को भी समझ लो। एक प्रश्न आपसे बन सकता है कि बताओ, पहला क्रम तो यही है कि भाषा का विकास क्रम क्या है। भाषा के विकास क्रम के बारे में आप सभी बता सकते हैं कि पहले संस्कृत आई, पाली आई, प्राकृत आई, अपभ्रंश आई। मैं आपको प्रश्न बताता हूँ प्रश्न कैसे आएगा। प्रश्न एक बार समझ लो। जैसे प्रश्न है भाषा का, प्रश्न क्या है साहब? प्रश्न यह है कि भाषा का सही विकास क्रम है, भाषा का सही विकास क्रम है, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? देखो मैंने पहले प्रश्न बताता हूं, प्रश्न क्या और ऑप्शन क्या होंगे। प्रश्न मैंने बता दिया, ऑप्शन देखो साहब। ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन आपके सामने रखे जा रहे हैं और आपको उत्तर देना है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत। अगला क्वेश्चन है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, संस्कृत। अगला क्वेश्चन है संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश,
अवहट्ठ। अगला क्वेश्चन है, अगला ऑप्शन है आपके सामने, संस्कृत अवहट्ठ मध्य हिंदी और क्या हो सकता है, पाली। आप समझ पा रहे होंगे, इसका उत्तर आपके मस्तक में आ गया होगा कि भाई इसका उत्तर क्या होना चाहिए। देखो एक बार देखें, विचार करते हैं। भाषा का सही विकास क्रम बताना था। क्या संस्कृत के बाद पाली आती है? बिल्कुल सही बात है। पाली के बाद अपभ्रंश आती है? बिल्कुल सही बात है। अगर मैं बात करूं क्या अपभ्रंश के बाद प्राकृत आती है? नहीं साहब, ऑप्शन नंबर ये तो पहला गलत हो गया। संस्कृत अपभ्रंश के बाद प्राकृत नहीं आती है। मैंने पूछा क्या पाली के बाद प्राकृत आती है? पाली के बाद प्राकृत आती है, बिल्कुल सही बात है साहब। प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अपभ्रंश के बाद संस्कृत नहीं आती, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। मैंने पूछा संस्कृत के बाद क्या अवहट्ठ आती है? हाँ आ सकती है, बिल्कुल कुछ भाषाओं को छोड़ के आती है बिल्कुल। क्या अवहट्ठ के बाद मध्य हिंदी आती है? बिल्कुल सही बात है ये बात। क्या अब मध्य हिंदी के बाद पाली आती है? नहीं साहब, ये तो बिल्कुल गलत बात है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। फिर मैंने पूछा संस्कृत के बाद पाली आती है? आती है साहब। पाली के बाद अपभ्रंश आती है? आती है। अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ आती है? बिल्कुल, ये उत्तर आपका एकदम सही है। तो इसी प्रकार के प्रश्न आपके सामने होंगे जो आपको उत्तर देना होगा। बात समझ पाए? देखो संस्कृत पाली, पाली का प्राकृत, प्राकृत अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट्ठ, अवहट्ठ के बाद प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी के बाद मध्य हिंदी, उसके बाद आधुनिक हिंदी। अब देखो यहां तक की बात आपके समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। लेकिन यहां से और किस प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं, इस बात को बड़ी बखूबी समझना। मैं आपको छोटा सा एक और एग्जांपल देता हूं। देखो क्या आपने कभी मैथ में पूर्ववर्ती, कौन सा था, पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती या परवर्ती, परवर्ती मतलब उत्तरवर्ती, पर मतलब बाद में, पूर्व मतलब पहले, पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्याओं को पढ़ा होगा? बिल्कुल पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा हो तो समझ लो एक बार क्या होता है ये। जैसे मैंने पूछा 5 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, आप कहेंगे साहब 5 की पहले वाली संख्या तो 4 होगी और परवर्ती मतलब बाद वाली क्या होगी, 6 होगी। इसका मतलब यह है कि 5 की पूर्ववर्ती 4 है, 5 की परवर्ती 6 है। अब इस पूरे मेथड को मैं हिंदी में कैसे प्रयोग करूं, देखो इस बात को समझना, एग्जामिनर कैसे प्रयोग करता है। आपसे पूछेगा संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा की परवर्ती, परवर्ती मतलब बाद वाली भाषा कौन सी है, तो आपका उत्तर क्या होगा, पाली। क्या होगा उत्तर, पाली। मैंने कहा पाली की परवर्ती प्राकृत, प्राकृत की परवर्ती अपभ्रंश, अपभ्रंश की परवर्ती कौन सी, अवहट्ठ, और अवहट्ठ की परवर्ती कौन सी होगी, प्रारंभिक हिंदी या फिर प्राचीन हिंदी, और इसकी परवर्ती मध्य हिंदी, और मध्य हिंदी की परवर्ती क्या होगी, आधुनिक हिंदी। मैंने पूछा कि आधुनिक हिंदी की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो आप कहेंगे मध्य हिंदी होगी, और मध्य हिंदी की परवर्ती क्या होगी, आधुनिक हिंदी होगी। मैंने पूछा संस्कृत की परवर्ती क्या होगी, क्या होगी साहब, पाली होगी, और पाली की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो आपका उत्तर होगा साहब संस्कृत होगी। मैंने पूछा प्राकृत भाषा की पूर्ववर्ती भाषा क्या होगी, तो आपका उत्तर होगा पाली। फिर मैंने पूछा प्राकृत भाषा की परवर्ती भाषा क्या होगा, उत्तर आपका क्या होगा, आपका उत्तर होगा कि प्राकृत भाषा की परवर्ती भाषा अपभ्रंश है। कौन सी है साहब, अपभ्रंश है। फिर मैंने एक और प्रश्न किया कि बताओ साहब अपभ्रंश की परवर्ती क्या होगी, अवहट्ठ, अर्थात इसको क्या मैं परवर्ती अपभ्रंश कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं साहब, परवर्ती अपभ्रंश। क्या कह सकते हैं साहब इसको, परवर्ती अपभ्रंश भाषा किसे कहा जाता है। अरे कहना क्या जा रहा है, परवर्ती मतलब बाद वाली, किसके बाद वाली, तो कह रहा है भाई अपभ्रंश के बाद वाली, अर्थात कौन सी भाषा होगी, आपका उत्तर होगा अवहट्ठ या अवहट्ठ, जो भी ऑप्शन में होगा अवहट्ठ करके, जो अवहट्ठ करके जो भी दे तो वो आपका सही उत्तर होगा। लेकिन अब इतनी बात तो समझ में आ गई पूर्ववर्ती और परवर्ती, लेकिन एक और प्रश्न है, ऐसे ही करके यहां से एक और प्रश्न बनता है, उसको भी समझो था। देखो मैं इसको हटाता हूं, पूर्ववर्ती और परवर्ती हटाना उचित होगा। अभी देखो मैं एक शब्द ही लिख लेता हूं, एक शब्द है अपभ्रंश। शब्द क्या है, अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द का मतलब क्या है, अप प्लस भ्रंश प्लस घय प्रत्यय जोड़ करके शब्द बनता है अपभ्रंश। अब मैं आपसे ये कहूं कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, मतलब विकृत रूप, मतलब टूटा फूटा होना, मतलब कोई चीज देखो समझो, ऐसे समझो जैसे संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा की टूटी फूटी भाषा क्या होगी, अब ये टूटी फूटी भाषा तो पाली होगी। अरे भाई संस्कृत भाषा की टूटी फूटी भाषा क्या होगी,
पाली होगी। हमें कभी भी किसी नई चीज की आवश्यकता कब पड़ती है, जब पहली चीज से काम ना चल पा रहा हो। तो भाई संस्कृत के बाद कौन सी भाषा का जन्म हुआ, पाली भाषा का जन्म हुआ, अर्थात उत्पत्ति हुई। तो मुझे बताओ अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, टूटा फूटा होना। मैं आपको सिंपल शब्दों में बता दूं, टूटा फूटा होना। टूटा फूटा होना किसका अर्थ हो गया, तो आप कहेंगे साहब टूटा फूटा होना हो गया आपका अपभ्रंश का। अब इस बात को समझना, मैं इस बात को यहां पर भाषा में सेट कर रहा हूं कैसे, कि पाली संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा। तो आप क्या पूछा प्रश्न, कि संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा, अपभ्रंश मतलब टूटी फूटी भाषा। तो संस्कृत की टूटी फूटी भाषा क्या होगी, पाली। ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, पाली के एकदम शब्द अलग होंगे, संस्कृत के अलग होंगे, क्योंकि संस्कृत भाषा के कुछ ना कुछ तो शब्द रहे होंगे, कुछ ना कुछ बहुत ढेर सारे प्रश्न शब्द रहे होंगे। तो मुझे बताओ संस्कृत भाषा की कौन सी होगी, अपभ्रंश भाषा पाली है। पाली की अपभ्रंश प्राकृत, प्राकृत की अपभ्रंश अपभ्रंश, और अपभ्रंश की अपभ्रंश। प्रश्न क्या है, ध्यान समझना, इस प्रश्न को हिला देगा प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि अपभ्रंश की अपभ्रंश किसे कहा जाता है, अपभ्रंश भाषा की अपभ्रंश, अपभ्रंश भाषा की अपभ्रंश किसे कहा जाता है। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए, अपभ्रंश भाषा की अपभ्रंश जिसे कहा जाता है उसका नाम है अवहट्ट। क्या नाम है मेरे भाई, अवहट्ट नाम है। लेकिन फिर से मैंने एक और प्रश्न के लिया, मैंने प्रश्न किया है कि बताओ अवहट्ट की अपभ्रंश भाषा क्या होगी, प्रारंभिक हिंदी या प्राचीन हिंदी। प्राचीन हिंदी की अपभ्रंश भाषा मध्य हिंदी, और मध्य हिंदी की अपभ्रंश भाषा क्या होगी, आधुनिक हिंदी होगी। इतनी बात समझ पा रहे हैं आप। देखो मैंने पहले प्रश्न किया था पूर्ववर्ती और परवर्ती को लेके, पूर्ववर्ती और परवर्ती को लेके मैंने जो प्रश्न किया, फिर मैंने इसके बाद प्रश्न किया कौन सा, मैंने इसके बाद प्रश्न किया है अपभ्रंश भाषा का। किसका प्रश्न किया है साहब, अपभ्रंश भाषा का। मैंने कहा आपसे कि पूर्ववर्ती परवर्ती में पहले वाली और बाद वाली, और अपभ्रंश मतलब बाद वाली, मतलब टूटी फूटी वाला भाषा हमेशा बाद वाली होगी। देखो अब मैं इन दोनों प्रश्नों को जोड़ के आपसे पूछता हूं कि मुझे बताओ मेरे भाई कि यहाँ पर एक शब्द है पूर्ववर्ती और एक शब्द है परवर्ती और एक शब्द यहाँ पर अपभ्रंश। अब आपसे प्रश्न क्या पूछने वाला, देखो प्रश्न बहुत मजेदार बनेगा, इस बात को बखूबी समझना। अगर समझ में आए अच्छी बात, ना तो मैं सेट करूंगा ये आपके माइंड में, चिंता मत करो इस बात की, ध्यान समझ लो कि प्रश्न समझ में नहीं आएगा, प्रश्न तो समझ में आएगा ही, कैसे आएगा समझो इस बात को। देखो मैंने कहा कि भाई अपभ्रंश भाषा है, संस्कृत की अपभ्रंश है, ये संस्कृत की अपभ्रंश है और संस्कृत की परवर्ती भी है। तो क्या मैं इन दोनों प्रश्नों को मिला के कह सकता हूं कि संस्कृत भाषा की परवर्ती अपभ्रंश, संस्कृत भाषा की परवर्ती अपभ्रंश भाषा कौन सी होगी, तो आपका उत्तर होगा साहब पाली होगी। नहीं समझ पाए, फिर से समझो। मैंने कहा संस्कृत भाषा की परवर्ती मतलब बाद वाली, परवर्ती मतलब बाद वाली, और अपभ्रंश मतलब टूटी फूटी, बाद वाली टूटी फूटी भाषा कौन सी होगी, पाली होगी। पाली की टूटी फूटी और बाद वाली क्या होगी, प्राकृत होगी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि पाली की परवर्ती अपभ्रंश क्या होगी, प्राकृत होगी। प्राकृत की परवर्ती अपभ्रंश क्या होगी, अपभ्रंश होगी। और अपभ्रंश की परवर्ती अपभ्रंश क्या होगी, अवहट्ट होगी। अवहट्ट की परवर्ती अपभ्रंश क्या होगी, परवर्ती अपभ्रंश। समझ पा रहे हैं, परवर्ती अपभ्रंश। देखो मैंने इस बात को यहां लिखा था, मैंने पहले लिख दिया था कि परवर्ती अपभ्रंश मतलब बाद वाली अपभ्रंश। परवर्ती अपभ्रंश कौन सी होगी भाई, अवहट्ट की परवर्ती अपभ्रंश प्रारंभिक हिंदी, प्रारंभिक हिंदी की परवर्ती अपभ्रंश क्या होगी, मध्य हिंदी, और मध्य हिंदी की परवर्ती अपभ्रंश क्या होगी, आपका उत्तर होगा आधुनिक हिंदी। इसका उत्तर होगा। अब देखो क्या आपके मन में एक और प्रश्न बनना चाहिए, मैंने कहा था ना कि प्रश्नों की श्रृंखला में आपको लेके चलूंगा, लेकिन प्रश्न मैं पूछता रहूंगा, आपके मन में अगर प्रश्न नहीं उठेंगे तो मैं बताऊंगा कि प्रश्न बनना क्या चाहिए। अब आपको अगला प्रश्न क्या सोचना चाहिए, इस बात को मैं आपको बताता हूं। देखो मैंने पूछा क्या आपके मन में एक और प्रश्न बनना चाहिए कि साहब अब तक हम जो देख रहे थे कि पाली की पूर्ववर्ती प्राकृत की पूर्ववर्ती, क्या ऐसे ही प्रश्न बन सकता कि बताओ पाली की पूर्ववर्ती अपभ्रंश, भाई पाली की पूर्ववर्ती अपभ्रंश आप कह रहे हैं साहब संस्कृत होगी, नहीं क्यों नहीं होगी साहब, इसको भी समझो। मुझे बताओ संस्कृत से पाली निकली है, पाली से संस्कृत निकली है, आप कहेंगे साहब संस्कृत से पाली निकली है और संस्कृत से पाली निकली, इसका मतलब यह है कि संस्कृत भाषा की टूटी फूटी भाषा पाली हो सकती है। पाली भाषा की टूटी फूटी भाषा संस्कृत कभी नहीं हो सकती, इस बात को आप समझेंगे नहीं। देखो मैंने कहा कि पाली भाषा की टूटी फूटी भाषा संस्कृत नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है कि कभी भी प्रश्न आपके सामने ऐसे नहीं आएगा कि बताओ पाली भाषा की या किसी भी भाषा की पूर्ववर्ती अपभ्रंश, ऐसे करके प्रश्न कभी नहीं बनेगा। जब जब प्रश्न बनेगा परवर्ती अपभ्रंश के साथ बनेगा। कैसे बनेगा,
परवर्ती अपभ्रंश के साथ ही बनेगा, पूर्ववर्ती अपभ्रंश के साथ कभी भी प्रश्न नहीं बनेगा। हाँ, ये प्रश्न बन सकता है कि सिंपल केवल पूर्ववर्ती पूछ ले, आपसे पूछ ले बताओ अपभ्रंश भाषा की पूर्ववर्ती भाषा कौन सी है, तो आपका उत्तर प्राकृत हो जाएगा। लेकिन प्रश्न पूछेगा ही क्यों भाई, प्रश्न पूछेगा ही क्यों, प्रश्न कभी नहीं पूछेगा। लेकिन अब ये प्रश्न आप सोच रहे होंगे तो कम हो गया, कम नहीं हो गया। आपको हमेशा याद रखना है कि प्रश्न कभी पूछ ही नहीं सकता। अगर प्रश्न पूछे तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं नहीं? अब देखो, मैं आपसे इतनी वार्तालाप कर चुका हूं, क्या इतनी बात आपके माइंड में सेट हो गई? अगर नहीं सेट हुई है तो एक बार फिर से वीडियो को देखना, और एक बार मतलब जिन लोगों ने इस वीडियो से पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है, इससे पहले वाली क्लास को अगर नहीं देखा है, वो लोग उन क्लासों को अवश्य देखें, जिससे कि वो समझ पाए कि इससे पहले जो चर्चा हुई थी विकास के बारे में, संस्कृत भाषा के बारे में, उससे पहले भाषा परिवार के बारे में, उससे भी पहले भाषा क्या होती है, मौखिक भाषा, इन सभी के बारे में चर्चा हुई, तो उन सभी बातों के बारे में हम जान पाए, इससे पहले वाली वीडियो को अवश्य देखें। देखो साहब, अब मैं आपसे कहने वाला हूं कि इतनी बात तो समझ में आ गई होगी, लेकिन मैंने फिर से प्रश्न किया मेरे भाई कि क्या संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा पाली थी, तो यहाँ पे एक भाषा थी जिसका नाम था अपभ्रंश। अपभ्रंश भाषा जो है, अपभ्रंश भाषा का अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्ववर्ती भाषा कौन सी होगी, अपभ्रंश भाषा की पूर्ववर्ती भाषा कौन सी होगी, अपभ्रंश भाषा की पूर्ववर्ती भाषा कौन सी होगी? प्राकृत। बात क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें साहब आगे। मैं अभी कुछ चर्चा में लिया था, इससे पहले मैंने आपसे कहा था कि भाई अपभ्रंश भाषा के कुछ भेद बढ़ेंगे। अपभ्रंश भाषा क्या बढ़ेंगे साहब? भेद। अब होते कितने हैं इस बात को हम आगे समझेंगे। भाई अपभ्रंश भाषा के भेद कितने होते हैं, कितने भेद होते हैं, बता सकता है कोई मुझे? अपभ्रंश भाषा के कितने भेद होते हैं? अपभ्रंश भाषा के भेदों की अगर चर्चा की जाए, अपभ्रंश भाषा के भेदों की अगर चर्चा की जाए, चलिए प्रश्न आ गया, देखो भाई। अपभ्रंश भाषा के भेद, मैंने लिख दिया हेडिंग डाल के, अपभ्रंश के भेद, अपभ्रंश के भेद लिख दिया। कितने भेद होते हैं? देखो, सामान्यतः जो माने जाते हैं वो 6 भेद लगभग माने जाते हैं, और एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है भोलानाथ तिवारी, वो पैसाची को भी इस अपभ्रंश भाषा का भेद मानते हैं। इसका मतलब यह है कि भोलानाथ तिवारी के अनुसार तो 7 हैं, वैसे अधिकतर जितने लोग हैं सामान्यतः जो प्रश्न बनता है वो 6 भेद होते हैं। होते कौन कौन से हैं इसको समझे साहब। देखो, अगर मैंने आपसे कहा कि पहला जो भेद है कौन सा है साहब? शौर सैनी अपभ्रंश। कौन सा भेद है साहब? शौर सैनी अपभ्रंश। शौर सैनी अपभ्रंश हो गया। नंबर 2 भेद की बात की जाए तो आप कहेंगे इसके बाद एक आता है जिसका नाम है, एक और नाम पढ़ने को मिलता है जिसका नाम है साहब अर्धमागधी। कौन सा नाम है साहब? अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश किसका नाम है? हो गया दूसरी अपभ्रंश का नाम पढ़ लिया साहब। अच्छा, इसके बाद तीसरे अपभ्रंश की बात की जाए तो आप कहेंगे साहब एक होता है हमारा कौन सा? एक हमारा कौन सा होता है? मागधी अपभ्रंश। कौन सा हो गया साहब? मागधी अपभ्रंश। मागधी अपभ्रंश के बाद अगर बात की जाए, आप कहेंगे साहब इसके बाद भी कोई भेद आता है? बिल्कुल आता है साहब। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेरे भाई महाराष्ट्री। महाराष्ट्री अपभ्रंश के बारे में भी हम जानेंगे। महाराष्ट्री अपभ्रंश भी होती है। महाराष्ट्री के बाद अगर बात की जाए कि और को भी कोई अपभ्रंश आती है? बिल्कुल आती है साहब। कौन सी आती है साहब? जिसका नाम है खस। क्या नाम है साहब? खस अपभ्रंश। क्या नाम है मेरे भाई? खस अपभ्रंश। खस अपभ्रंश के बाद अगर बात की जाए एक और भेद आता है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है मेरे भाई ब्राचड़। क्या नाम है साहब? ब्राचड़ अपभ्रंश। कौन सी अपभ्रंश है? ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश के बाद अगर बात की जाए कि 6 भेद तो ये हो गए, लेकिन भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो 7वां भेद माना जाता है उसका नाम है क्या? उसका नाम है पैसाची। क्या नाम है मेरे भाई? पैसाची। और पैसाची के अंतर्गत वो कौन सी भाषाओं को मानते हैं, इस बात को हम आगे समझेंगे। पहले ये समझ लो कि 6 भेद हैं कौन कौन से, तो मैंने आपको बताए। पहला जो भेद है वो कौन सा आपका? तो आप कहेंगे पहला जो भेद हो गया वो आपका सौर सैनी हो गया। देखो भाई, सौर सैनी तो भूलना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं भूलना है? क्योंकि हमारी जो हिंदी है उसका संबंध इसी से है, क्योंकि हम पश्चिम हिंदी बोलते हैं। अब हिंदी प्रश्न पूछे, जब पश्चिम हिंदी प्रश्न पूछे, आपका उत्तर क्या होता है? सौर सैनी होता है।
अर्धमागधी, मागधी, भाई एक आधी मागधी एक पूरी मागधी, कैसे भी याद करो, आपको याद करनी है, लेकिन कैसे याद करनी है जबरदस्ती नहीं दूंगा आपको, अब यही क्लास में याद करा दूंगा कि है कौन कौन से अपभ्रंश, अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, ये भी आपको यही याद करा दूंगा। देखो पहला कौन सा है, पहली अपभ्रंश है सौरसेनी, दूसरी कौन सी है अर्धमागधी, एक आधी मागधी है तो एक पूरी मागधी होगी, मतलब मागधी हो गया। पहला कौन सा है सौरसेनी, दूसरा कौन सा है अर्धमागधी, तीसरा कौन सा है मागधी, चौथा कौन सा है महाराष्ट्री। पहला कौन सा था सौरसेनी, दूसरा कौन, साथ साथ बोले एक बार, पहला कौन सा है सौरसेनी, उसके बाद अर्धमागधी, अर्धमागधी के बाद मागधी, मागधी के बाद महाराष्ट्री, उसके बाद कौन सा है खस, खस के बाद कौन सा है ब्राह्मण। कितने भेद हो गए साहब, 6। अब 6 भेदों में हम ये जानेंगे कि कौन सी अपभ्रंश के अंतर्गत कौन कौन सी भाषाएं हैं। देखो साहब मैंने कहा सौरसेनी के अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं उसमें एक आती है जिसका नाम है पश्चिमी हिंदी। क्या नाम है साहब, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी किसमें आती है आपका, ये आती है आपकी सौरसेनी अपभ्रंश में। इसके बाद अगर बात की है पश्चिमी हिंदी के बाद कौन सी आती है, राजस्थानी भी आती है साहब, बिल्कुल आती है राजस्थानी। और राजस्थानी के बाद अगर बात की जाए तो कौन सी आती है, एक और आती है जिसका नाम है गुजराती। कौन सी आती है साहब, गुजराती। ये तीनों क्या हो गई इस अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। इसके बाद समझते हैं, देखो 10th मतलब आपको ये लग रहा होगा इतनी सारी भाषा लिखते आ रहे हैं तो हमें कैसे याद होंगी। निश्चिंत रहो, नो टेंशन रहो, आराम से, बस आराम से सुनते जाओ, पहले समझ लो, उसके बाद आराम से लिख लेना आराम से। देखो अर्धमागधी का संबंध कौन सी भाषा से है, तो आपका उत्तर होगा अर्धमागधी का संबंध किससे है साहब, अर्धमागधी का जो संबंध है वह है पूर्वी हिंदी से। किससे है साहब, पूर्वी हिंदी से संबंध है। और पूर्वी हिंदी की अगर बात की जाए तो आप कहेंगे साहब मागधी। मागधी के अंतर्गत जो आती हैं उसमें एक आती है बांग्ला। कौन सी आती है, बांग्ला। बांग्ला के बाद कौन सी आती है, एक और भाषा आती है जिसका नाम है उड़िया। क्या नाम है साहब, उड़िया। उड़िया के बाद कौन सी आती है, असमिया। और असमिया के बाद एक और भी कोई आती है, बिल्कुल आती है साहब, जिसका नाम क्या है, बिहारी। क्या नाम है साहब, बिहारी। ये चारों की चारों किसमें आती हैं, आप कहेंगे साहब ये चारों की चारों जो आती हैं किसमें आती है मेरे भाई, मागधी में आती हैं। मागधी के बाद अगर बात की जाएगी महाराष्ट्री, महाराष्ट्री में कौन कौन सी आती हैं, तो महाराष्ट्री में जो आती हैं वो कौन सी आती है, अरे महाराष्ट्र में कौन सी बोली आती है भाई, मराठी बोली आती है। ये भी आपको बताने की आवश्यकता है क्या कि महाराष्ट्र में मराठी बोली आती है, सब जानते होंगे। देखो साहब खस अपभ्रंश के अंतर्गत कौन सी आती है, जिसका नाम है पहाड़ी। क्या नाम है मेरे भाई, पहाड़ी। पहाड़ी के बाद अगर बात की जाए कि ब्राह्मण अपभ्रंश, ब्राह्मण अपभ्रंश में जो आती है उसका नाम है सिंधी और पंजाबी। सिंधी और पंजाबी, सिंधी और पंजाबी किसके अंतर्गत आती हैं आपकी, ये आगे आपके ब्राह्मण अपभ्रंश के अंतर्गत। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, आप समझ पा रहे होंगे इतनी बातों को। अच्छा मैं आपको ये बता दूं कि पैसाची के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। वो पैसाची के अंतर्गत जो मानते हैं, पैसाची के अंतर्गत जो मानते हैं, मैं इसको हटा दूं यहां से, पंजाबी पैसाची, मैं लिखता हूं पैसाची। पैसाची के अंतर्गत, पैसाची के अंतर्गत जो भाषा आती है उसका नाम क्या है, एक आती है साहब लहंदा। कौन सी आती है, वो वह जो मानते हैं वो कहते हैं लहंदा। और कौन सी आती है, पंजाबी को भी यही मानते हैं, और कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि साहब वो सिंधी को भी मानते हैं। तो पंजाबी और लहंदा जो आती हैं वो पैसाची के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत, पैसाची के अंतर्गत आती हैं। ऐसा कौन मानता है, ऐसे मानने वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है भोलानाथ तिवारी। जिनका नाम क्या है साहब, भोलानाथ तिवारी। ये किसका नाम है, ये भोलानाथ तिवारी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पैसाची को अपभ्रंश भाषा के भेद के अंतर्गत माना है। जिन्होंने क्या माना है, पैसाची को अपभ्रंश भाषा के भेद के अंतर्गत माना है। इसका मतलब यह है कि इनके अनुसार कभी भेद पूछे तो आपका उत्तर क्या होगा, 7 होगा। बाकी सामान्यता जो भेद है उनका उत्तर क्या होगा, 6 होगा। इतनी बात क्लियर है, आप चले आगे। अब मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भाई इतनी बात में कोई दिक्कत हो रही है तो कैसे, दिक्कत एक ही हो रही होगी कि साहब याद कैसे होंगी, ये सभी भाषाएं की भाषाएं में कैसे याद होंगे। निश्चिंत रहो आप, बस मैं हूं तो पर टेंशन मत लो, हमें तो किस बात का गम है। देखो मैंने कहा कि सौरसेनी अपभ्रंश में कौन कौन सी भाषाएं, कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना, टेंशन लेना बंद करो। देखो पश्चिमी हिंदी है, राजस्थानी है, गुजराती है। और इनका पहले वर्ण को उठाओ, पहले वर्ण को उठाओ। तो मैंने कहा पहले वर्ण को उठाया, नाम बन गया पराग।
अरे पराग, अमूल, अमूल दूध आता है, ऐसे पराग दूध आता है। तो अब पराग याद रखेंगे। पासी हो गया पश्चिमी हिंदी, राशि हो गया राजस्थानी, और गासे क्या हो गया गुजराती। क्या हो गया देखो मेरी बात को समझ पाए। सौर सैनी, सौर सैनी मतलब हमारी हिंदी की भाषा है, हिंदी के अपभ्रंश है। और हिंदी के अपभ्रंश से इसका मतलब ये है कि जब जब हिंदी का नाम आएगा तब तब सौर सैनी का नाम आएगा। अगर मैं कहूं आपसे कि सौर सैनी के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है, तो आप कहेंगे कि पश्चिमी हिंदी इसमें आती है, राजस्थानी इसमें आती है, और गुजराती भी इसी में आती है। अगर मैं फिर से प्रश्न करूं कि बताओ भाई अर्धमागधी भाषा किसमें आती है, अरे पेपर कभी बोलेगा नहीं, पेपर में कभी बोलता नहीं है, पेपर में लिखा हुआ आता है। क्या आता है? लिखा हुआ आता है। हाँ, लिखा हुआ आता है प्रश्न। तो मुझे बताओ, क्या पेपर नहीं बोलेगा तो आपको लिखा हुआ तो समझ पाएंगे। देखो अब इस पूरे अपभ्रंश में एक रा उड़ रहा है, रा क्या उड़ रहा है साहब? रा उड़ रहा है, अर्ध में रा उड़ रहा है। तो मुझे बताओ इन सभी भाषाओं में ऐसी कोई भाषा जिसमें रा उड़ रहा हो? अरे एक ही भाषा है मेरे भाई, एक ही भाषा है। कौन सी भाषा है? एक ही भाषा है जिसका नाम है पूर्वी हिंदी। तभी तो मैं बोल रहा हूं पेपर कभी बोलता नहीं है, पेपर में लिखा हुआ आता है। और लिखा हुआ आता है इसका मतलब यह है कि पूर्वी हिंदी का संबंध किस अपभ्रंश से है, तो आपका उत्तर होगा अर्धमागधी से। किससे होगा साहब? अर्धमागधी से। और यह प्रश्न घुमा के पूछ ले कि अर्धमागधी का संबंध कौन सी भाषा से है, तो आपका उत्तर होगा पूर्वी हिंदी से। किस हिंदी से है? पूर्वी हिंदी से है। अगले प्रश्न की मैं चर्चा कर लूं कि मागधी अपभ्रंश। अरे मागधी अपभ्रंश देखो दो याद करा दी, कौन कौन सी? पहली कौन सी थी? पश्चिमी हिंदी, सॉरी पहली कौन सी थी? सौरसैनी अपभ्रंश। सौरसैनी अपभ्रंश में कौन कौन सी आई? तो आप कहेंगे पश्चिमी हिंदी आई, राजस्थानी, गुजराती। अरे पराग बताया, पा का मतलब पश्चिम हिंदी, रा का मतलब राजस्थानी, गा का मतलब गुजराती। बोर्ड में मत देखो, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। क्या कहा मैंने? पा का मतलब पश्चिम हिंदी, रा का मतलब राजस्थानी, गा का मतलब गुजराती। दूसरा मैंने बताया अर्धमागधी, अर्धमागधी मतलब पूर्वी हिंदी। जब जब अर्धमागधी नाम याद आएगा तब तब रा उड़ा हुआ याद आएगा, और आपको उत्तर क्या लगा देना है? पूर्वी हिंदी से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मागधी अपभ्रंश की भाषाओं को कैसे याद रखेंगे। देखो इस बात को समझो आप कि जब हम कभी इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें 16 महाजनपद पढ़ते हैं, और 16 महाजनपदों में एक महाजनपद ऐसा था जिसका नाम था मगध महाजनपद। क्या नाम था? मगध महाजनपद, जो वर्तमान में कहां पर है? बिहार की धरती पर है। कहां पर है साहब? बिहार की धरती पर है। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूं, अरे कभी बिहारी लोगों से मिले हो? मतलब जो बिहार में रहते हैं, मतलब बिहारी। अरे हम सब हिंदी हैं भाई, हम सब हिंदी हैं। हिंदी का मतलब समझते हैं आप? चीन का निवासी चीनी और हिंद का निवासी हिंदी। इसका मतलब हिंदी शब्द के दो दो अर्थ हैं, हिंदी शब्द के भी दो दो अर्थ हैं। मैं आपको बताऊंगा आगे हिंदी शब्द के दो दो अर्थ कैसे हैं, समझो। मैंने कहा पहले कि मागधी अपभ्रंश के अंतर्गत जो भाषा है उनको कैसे याद रखेंगे। कुछ नहीं करना, मैंने कहा ना, पहले वर्ण उठाओ, पहला वर्ण उठाओ और देखो बा उ आ, बउआ बिहारी। कैसा बिहारी भाई? बबुआ नहीं बोलना है। अरे कौन बोल रहा है बबुआ? बउआ बोलना है। क्या बोलना है? बउआ बिहारी बोलना है। इसका मतलब ये है कि मैंने नया कुछ नहीं किया भाई। मैं आपको बता दूं मैंने कुछ भी नया नहीं किया। पहला वर्ण उठाया, क्या बोल दिया? कैसा बिहारी? बउआ बिहारी। कैसा बिहारी? बउआ बिहारी। इसका मतलब बा का मतलब बांग्ला, उ का मतलब उड़िया, आ का मतलब असमिया, और बिहारी का मतलब बिहारी। कैसा बिहारी? बउआ बिहारी। तीन भाषाएं आपको अपभ्रंश याद करा दी। कौन कौन सी? पहली थी पश्चिमी हिंदी, सॉरी पहली थी आपकी सौरसैनी में कौन कौन सी आई? पराग, पश्चिम हिंदी, राजस्थानी, गुजराती। दूसरे नंबर की कौन सी थी? साथ साथ बोलो, अर्धमागधी। अर्धमागधी का संबंध किससे था? आपका उत्तर होना चाहिए पूर्व हिंदी से। तीसरी कौन सी थी? मागधी। मागधी का संबंध किससे था? बउआ बिहारी। कैसा बिहारी? बउआ बिहारी। बा का मतलब बांग्ला, उ का मतलब उड़िया, आ का मतलब असमिया, और बिहारी मतलब बिहारी। कैसा बिहारी? बउआ बिहारी। अब मैंने कहा भाई एक बात बताओ मुझे, महाराष्ट्री। ओहो, महाराष्ट्री बताना पड़ेगा कि तुम्हें? बताया तो था भाई, महाराष्ट्र का संबंध मराठी से। मराठी का बोलिए तो महाराष्ट्र में बोली जाती है, तो आपको ये थोड़ी बताने की आवश्यकता है कि मराठी का संबंध महाराष्ट्र से है। देखो अब ये भी हो गए, चार हो गए। पांचवा देखो, खस। ओहो, पहाड़ी खस्ती है। और क्या खसेगा? पहाड़ी खस्ती है। पहाड़ी खस्ती तो आप याद रख पाएंगे, पहाड़ी हिंदी का संबंध किससे है? खस्ते है। तो पांच अपभ्रंश कौन कौन सी? पहली होगी आपकी कौन सी? आपकी होगी सौरसैनी, इसके बाद अर्धमागधी, तीसरी कौन सी? मागधी, और चौथी कौन सी है? महाराष्ट्री का संबंध किससे है? तो आपका उत्तर होगा मराठी से। और आपसे पूछा जाए कि खस का संबंध किससे है, खास खस का जो संबंध है वो किससे है? पहाड़ी से। अर्थात खस्ता क्या है? अरे खस्ती मेरे भाई मैं आपसे कहूं कि खस्ता क्या है, तो आप कहेंगे साहब पहाड़ी खस्ती है। तो इसका मतलब पांच अपभ्रंश मैंने आपको याद करा दी, चुटकियों में याद करा दी। अब छठी अपभ्रंश आपको कैसे याद कराऊं? देखो अब मैं आपसे ऐसे कहूं भाई, छठी अपभ्रंश देखो,
अब मैं आपसे एक सिंपल शब्दों में कहता हूं, देखो नक्शा, नक्शा देखो भाई, नक्शा समझ लो भारत का नक्शा, हालांकि मुझे बनता तो है नहीं, थोड़ा सा देख लो। देखो ये वाला जो भाग है ना, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इसमें आप देखेंगे पंजाब का भाग है, मतलब राजस्थान से ऊपर का भी पंजाब का भाग है, ये वाला पंजाब का भाग है। तो यहाँ पर देखते हैं कि पाकिस्तान का भी पंजाब है और हिंदुस्तान का भी पंजाब है। यहाँ सिंध प्रांत भी पड़ता है उधर पाकिस्तान की तरफ। तो देखेंगे कि यहाँ पर जो पंजाब और सिंध का प्रांत है, तो मैं आपको यही तो समझा रहा था, अरे सिंधी मतलब सिंध के प्रांत में सिंधी और पंजाब के प्रांत में पंजाबी, इसका मतलब सिंधी और पंजाबी का जो क्षेत्र है, इन दोनों भाषाओं का संबंध कौन सी अपभ्रंश से है? तो आप कहेंगे ब्राह्मण। एक नाम याद रखना, क्या नाम है? ब्राह्मण। और यहाँ पर पूछे ब्राह्मण का संबंध कौन कौन सी भाषाओं से, तो आपका उत्तर क्या होगा? सिंधी और पंजाबी से। सिंधी और पंजाबी से किसका संबंध है? तो आपका उत्तर होगा ब्राह्मण का संबंध किससे है? सिंधी और पंजाबी से। 6 भेद मैंने आपको याद करा दिया। 7वां भेद कौन सा है? 7वां भेद आपका पैसाची। पैसाची के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? लहंगा और पंजाबी। ये किसके अनुसार मानी आती? तो आप कहेंगे भोलानाथ तिवारी के अनुसार। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार अगर भेद पूछ जाए तो आपका उत्तर क्या होगा? 7। इसके अगर आपके यहां तक कोई प्रश्न हो तो आप मुझे बताएं। अगर मैं ये कहूं कि यहां तक ने जो चर्चा में लिया वो बहुत ढेर सारे प्रश्न ले लिया, प्रश्न और कैसे बन सकते हैं? प्रश्न आपसे पूछे कि बताओ मेरे भाई कि बिहारी जो भाषा है, बिहारी, समझना मैं प्रश्नों की श्रृंखला प्रारंभ कर रहा हूं, फिर बता रहा हूं कि यहां से प्रश्न कैसे कैसे बन सकते हैं। आपसे पूछे बिहारी का संबंध किस अपभ्रंश से है? बिहारी का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो मेरे लाल बताओ कहां गया? बिहारी है ना, बिहारी का संबंध किससे है मेरे भाई? मागधी से है। बिहारी का संबंध किससे है? मागधी से। तो बताओ, बिना देखे बताना, ईमानदारी से देखना नहीं है बोर्ड की तरफ, मेरी आंखों में आंखें डाल के बात करो। मुझे बताओ कि सौर सैनिक के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? अरे बताया था ना भाई, पराग, पश्चिम हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। अगर पूछ ले उल्टा प्रश्न कि गुजराती का संबंध किस अपभ्रंश से, तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? आपका उत्तर होना चाहिए सौर सैनिक अपभ्रंश से। आपसे पूछे अर्धमागधी का, ओहो रावड़ा आ गया। अर्धमागधी का संबंध किससे होगा? पूर्वी हिंदी से होगा। फिर से प्रश्न पूछे मागधी, मागधी को बिहार बताया। बिहार मतलब कैसा बिहारी? बउआ बिहारी। अरे बबुआ नहीं बोलना है, बउआ बिहारी। बउआ बिहारी मतलब बा का मतलब बांग्ला, ऊ का मतलब उड़िया, मतलब असमिया। कैसा बिहारी? बउआ बिहारी। आपसे प्रश्न पूछे मराठी, महाराष्ट्री का संबंध किससे है? मराठी से। ये तो आपको सबको पता है। फिर से मैं पूछूं क्या कसता है? पहाड़ कसते हैं। पहाड़ी का संबंध किससे है? खस से है। इतनी बात समझ में आ गई। छठा भेद और बता दो मेरे भाई कि ब्राह्मण का संबंध किससे? अभी बताया ना, बताया अभी। ब्राह्मण का संबंध किससे है? सिंधी और पंजाबी से। सिंधी और पंजाबी से इसका संबंध, उसका नाम क्या है? ब्राह्मण। और 7वां भेद जो मानने वाले व्यक्ति उनका नाम क्या है? भोलानाथ तिवारी। और भोलानाथ तिवारी के अनुसार जो भेद माने जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या है मेरे भाई 7। 7 संख्या है तो 7वां जो भेद माना है तो किसके अनुसार? भोलानाथ तिवारी के अनुसार। कितने भेद हो गए? 7। उसका नाम क्या है? पैसाची। क्या नाम है? पैसाची। पैसाची के अंतर्गत कौन कौन सी भाषा आती है? लहंगा और पंजाबी। अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूं, यहां से मैं प्रश्न पूछूंगा, यहां तक आपका कोई प्रश्न तो पूछ लेना। कमेंट बॉक्स में जितने प्रश्न बने आपको सभी कमेंट बॉक्स में रख देने। मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई प्रश्न बना नहीं होगा। अब भी अगर आपके जहन में कोई प्रश्न बन रहा है, अगर आपके मस्तक ऊपर अगर कोई भ्रमण कर रहा है प्रश्न, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगली क्लास में मिलेंगे इसके साथ और नई नई चीजों के साथ, मतलब भाषा के बारे में जानेंगे। लिपियों के विकास कैसा हुआ, लिपियों का जो विकास होगा कैसे कैसे हुआ है। और मैं जैसे हम पढ़ते हैं देवनागरी, देवनागरी पहले पहले कौन कौन सी लिपि थी, उसमें हम देखते हैं ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि मतलब कितने भागों में व्यक्त हुई, उसमें कौन कौन सी भाग, उसमें उसके कौन कौन से भाग हुए, दक्षिण में कौन सा भाग हुआ, उत्तर में कौन सा भाग हुआ। इन सभी लिपियों के विकास क्रम के बारे में आगे अध्ययन करेंगे। और आगे हम ये भी जानेंगे कि अभी इसमें तो हमने उपभाषा नहीं जानी है मेरे भाई, उपभाषा भी जाननी है। क्योंकि मैं आपसे क्या कहता आया हूं, मैं हमेशा आपसे कहता आया हूं, मैं हमेशा क्या कहता हूं कि भाषा का क्षेत्र सबसे बड़ा होता है। भाषा का क्षेत्र कैसा होता है? सबसे बड़ा होता है। और उससे बड़ा क्षेत्र किसका होता है? उपभाषा का। सॉरी, उससे छोटा क्षेत्र किसका होता है? उपभाषा का। और उपभाषा से छोटा क्षेत्र किसका होता है मेरे भाई? बोली का। किसका होता है? बोली का। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बोली का क्षेत्र होता है, हम पढ़ कौन सी भाषा रहे हैं? आप कहेंगे साहब हिंदी भाषा पढ़ रहे हैं। कौन सी भाषा पढ़ रहे हैं? हिंदी भाषा। हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा? 5 भाषा। 5 भाषा कितनी बोलियां? 18। लेकिन मैं 3 प्रश्न बताए कौन कौन से। पहला प्रश्न हिंदी भाषा की कितनी उपभाषा? 5 उपभाषाओं की कितनी बोलियां? 18। और अंतिम प्रश्न हिंदी भाषाओं की कितनी बोलियां? 18। अब आपसे प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि आपने हिंदी भाषा को जान लिया, अब उपभाषा कौन कौन सी, इनको थोड़ा समझ लो। 5 उपभाषा कौन कौन सी है देखो।
यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हो तो मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको दर्शन कराऊं, थोड़ा सा किंचित मात्रा आप समझना। मैंने कहा कि पश्चिमी हिंदी, पहली उपभाषा का नाम क्या है? पश्चिमी हिंदी। दूसरी उपभाषा का नाम क्या है? राजस्थानी। तीसरी उपभाषा का नाम क्या है? पूर्वी हिंदी। चौथी उपभाषा का नाम क्या है? बिहारी। और पांचवी उपभाषा का नाम क्या है मेरे भाई? पहाड़ी। इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 5 उपभाषाएं कौन कौन सी हैं, आप कहेंगे साहब एक कौन सी हो जाएगी आपकी? एक हो जाएगी आपकी पश्चिमी हिंदी। कौन सी हो जाएगी साहब? पश्चिमी हिंदी हो जाएगी। और पश्चिमी हिंदी के बाद अगर बात करूं मैं कि पश्चिमी हिंदी के बाद कौन सी भाषा हो जाएगी, आप कहेंगे साहब कौन सी भाषा हो जाएगी? तो इसके बाद हमने देखा अभी राजस्थानी। कौन सी हो जाएगी? राजस्थानी। राजस्थानी के बाद कौन सी हो जाएगी भाई? इसके बाद मैंने बताया आपको कौन सी हो तो होगी राजस्थानी। तीसरी कौन सी बताई? पूर्वी हिंदी। कौन सी बताई साहब? पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी के बाद अगर बात की जाए तो एक और बताई थी मैंने, कौन सी बताओ? अभी मैंने बताया ना 3 हो गई, चौथी कौन सी होगी? आपने कहा साहब बिहारी भी होगी, अभी बताया ना बिहारी। और बिहारी के बाद कौन सी होगी? 5वीं, जिसका नाम है पहाड़ी। क्या नाम है साहब? पहाड़ी। ये 5 उपभाषाएं। अब इन 5 उपभाषाओं के अंतर्गत बोलियां भी होंगी। 5 उपभाषाओं के अंतर्गत हमें क्या जाननी है? 18 बोलियां। और हम जानेंगे धीरे धीरे जिस प्रकार से 5 उपभाषाएं, सभी भाषाओं के बारे में ना अध्ययन कराया, उसी प्रकार से आपको 18 बोलियां जिह्वा पे ऐसे रट जाएंगे, ऐसे कि बस प्रश्न तो आए उसको खल्लास करने के लिए आप तैयार बैठे हो। समझ जाना कि 18 जिस प्रकार से सभी भाषाएं मैंने आपको याद करा दी, उसी प्रकार से 18 बोलियां आपके जहन में, आपके मस्तक में पिरो दूंगा। चिंता मत करो, मेरा साथ देते रहो। अब जब तक मैं आप काम कर रहा हूं तब तक मेरे साथ देते रहो। और अगर इसमें भी कोई प्रश्न बनना है, मुझे लगता नहीं कोई प्रश्न बनेगा, फिर भी अगर कोई प्रश्न बन रहा है कमेंट बॉक्स में करो, फिर देखते हैं, उसको भी उड़ाते हैं धुआंधार की तरह। देखो अब यहां तक इन सभी बातों के बारे में आप अध्ययन कर लिया, लेकिन लिपियों के बारे में अध्ययन हम कल करेंगे। लेकिन इससे पहले, लिपियों के बारे में अध्ययन करने से पहले हम बोलियों के बारे में जानेंगे कि 18 बोलियां कौन कौन सी हैं। पढ़ के आना, विस्तार से अध्ययन कर लेना कि 18 बोलियां कौन कौन सी हैं और कौन कौन सी हैं, उनका क्षेत्र क्या है ये भी जानना, उनसे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न, इन सभी प्रश्नों के बारे में हम कल जानते हैं। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही बहुत है। धन्यवाद।